स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल मरे हुए शासक की आपदा। फिजियो ने जियांग को नजरअंदाज कर दिया, जो उस पर फिदा होने की कोशिश कर रहा था और आदर्श के पास चला गया। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने आपसे संपर्क किया था। समीर मेरा छात्र है, फिजियो ने मुस्कुराते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि उन्हें आदर्श से न्यूनतम समाचार प्राप्त हुआ था। ओह सॉरी, मैंने आपकी आवाज नहीं पहचानी। आदर्श अजीब तरह से मुस्कुराया। आदर्श ने फोन के माध्यम से उससे संपर्क किया, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ। वह व्यक्ति अपनी उम्रदराज आवाज के बावजूद काफी युवा लग रहा था। उनकी उम्र 30 के आसपास थी, फिर भी वे पहले से ही प्राचीन राजधानी सेना के मुख्य सैन्य प्रशिक्षक थे। फिजियो निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। यह ठीक है, सच कहूँ तो मैं काफी प्रभावित हुआ, यह जानते हुए कि एक अंधेरी खाई प्रकट हो गई है, या कहे डार्क एबिस। कोई भी 1 साल के भीतर वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आप गए और आप मेरे छात्र को भी वापस ले आए, फिजियो ने कहा। मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते होंगे कि मेरे जैसे भारी व्यक्ति को पता नहीं था कि डार्क एबिस क्या होता है, आदर्श ने उत्तर दिया। मेरा वह मतलब नहीं था, लेकिन मेरे छात्र ने केवल एक बार भी आपका उल्लेख नहीं किया। आपके प्रति उनकी प्रशंसा मेरे और यहाँ के अन्य प्रशिक्षकों से कहीं अधिक थी। लेकिन आप स्वयं भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैंने आपके बारे में कई कहानियां सुनी हैं। फिजियो ने अपना हाथ बढ़ाया और आदर्श से दोस्ताना हाथ मिलाया। कमरे में कम से कम 40 मैजिशियन थे, जिनमें से अधिकांश इंटरमीडिएट मैजिशियन थे। वहां कुछ एडवांस मैजिशियन भी थे। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि वह बच्चा कौन था। न केवल काउंसिलमैन झू मैंग उसे जानता था, यहाँ तक कि प्राचीन राजधानी के मुख्य सैन्य प्रशिक्षक भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। फिर भी उसके बैच के आधार पर ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था। आदर्श के चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी, फिर भी उसे एहसास हुआ कि आसपास के लोग उसे ईर्ष्या से देख रहे थे। उसने फिजियो के साथ आगे बातचीत करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत विषय को वर्तमान व्यवसाय में बदल दिया। फिजियो ने झूमभैंग की भूमिका संभाली और बताया, तो उसका दूसरा डार्क एबिस शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर दिखाई दिया। मेरे छात्र इसमें फंस गया और उसकी जान जाते जाते बची। तीसरी बात के लिए यह बाहरी दीवारों से केवल 30 किलोमीटर दूर था, एक ऐसी जगह जिसे अभी भी कुछ समय पहले शहर का बाहरी इलाका माना जाता था। यह हर बार करीब आ रहा है, एक हंटर ने कहा। बिल्कुल, जब भी डार्क एबिस दिखाई देता है वह हमारे शहर के करीब होता है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि डार्क एबिस यादृच्छिक स्थानों पर दिखाई देता है? क्या यह एक संयोग हो सकता है? लीडर ने कहा। हमें उम्मीद है कि यह एक संयोग है, लेकिन यह देखते हुए कि यह लगातार 3 बार हुआ है, हमें अन्यथा सोचने की जरूरत है, झूमैंग के बगल में कमांडर ने कहा, जो लंबे समय से चुप था। कमांडर बाहरी दीवारों की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था। 10 किलोमीटर से अधिक लंबी उत्तरी दीवारों पर प्रत्येक युद्ध का मैदान उसकी कमान में था। तो क्या आपने हमें डार्क एबिस से निपटने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है? ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम इसके विरुद्ध कुछ कर सके। हम केवल इंटरमीडिएट मैजिशियन का एक समूह है, किसी एक हंटर ने कहा। जिस स्थान पर डार्क एबिस एक बार दिखाई दिया है वहां मौत की मजबूत उपस्थिति होगी, इसलिए कई योद्धा स्तर या कमांडर स्तर के ज़ॉम्बी जल्द ही वहां इकट्ठा होंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ हर कोई आज रात दीवारों की रक्षा करेगा। एक बार जब हाई रैंक वाले ज़ॉम्बी दीवारों के पास आने का कोई संकेत दिखाते हैं तो आप उन्हें तुरंत खत्म कर दे, काउंसिलमैन झूमैंग ने कहा। एक छात्र ने कहा, जब तक आप हमें डार्क एबिस की जांच के लिए नहीं भेज रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चिंता मत करो काउंसिलमैन, हो सकता है कि हम डार्क एबिस के लिए कुछ भी करने में सक्षम ना हो, लेकिन
डार्क एबिस के प्रकट होने पर अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले डीमन बिस्टों को हम निश्चित रूप से खत्म कर देंगे। यह हमारा काम है। किसी हंटर ने कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रात भर पहरा दूंगा। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे भी शामिल करें। मैं भी। कई मैजिशियन ने एक दूसरे को देखते हुए अपनी अपनी हामी भरी। मैजिशियनों को तब राहत मिली जब उन्हें पता चला कि वे डार्क एबिस के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। हर कोई ज़ॉम्बी के खिलाफ युद्ध में योगदान के लिए यहाँ आया था। उन्हें रात भर दीवारों की रखवाली करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां लगभग 40 इंटरमीडिएट मैजिशियन और 4 या 5 एडवांस मैजिशियन थे। वे अभी भी शासक स्तर के प्राणी को रोक सकते थे। जैसे ही सभी ने मदद करने की इच्छा व्यक्त की, उत्तर में मंद आकाश में एक गहरी गर्जना हुई जिसने दीवारों को जोर से हिला दिया। हर किसी को अपने कानों में अचानक दर्द महसूस हुआ, जैसे कि क्षितिज से आने वाली एक बड़ी सदमे की लहर दीवारों से टकरा गई हो। काउंसिलमैन झूमेंग, प्रशिक्षक फिजियो और नॉर्थ वॉल्स के कमांडर चौंक गए। उनकी नजर तुरंत दूर एक काली आकृति पर पड़ी। आदर्श ने उनकी निगाहों का पीछा किया और वही काली काली आकृति देखी जो उसने तब देखी थी जब वह पहली बार दीवारों के पास गया था। इस बार जैसे जैसे वह करीब था, वह अधिक दृश्य प्रभाव के साथ अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। यह फिर से प्राणी है। यह दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डार्क एबिस के कारण और अधिक ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए हैं। झूमेंग ने गुस्से से कहा, यह तो बुरा हुआ। ज़ॉम्बी शासक पहले से ही 10 मिलियन ज़ॉम्बी की सेना की कमान संभाल रहे हैं। पास में डार्क एबिस होने से इसे रोकना लगभग असंभव है। हमें बैकअप का अनुरोध करना होगा, सैन्य सलाहकार ने घोषित किया। कमांडर लू जू ने उत्तर दिया, हमारे पास आदमी खत्म होते जा रहे हैं। यह काम नहीं करेगा। हमारी सेना पर्याप्त मजबूत नहीं है। ज़ॉम्बी कभी आना बंद नहीं होंगे। यदि हम रात को रोक नहीं सके तो उत्तरी दीवारें मरे हुए ज़ॉम्बी शासक के हाथों गिर जाएंगी और शहर का उत्तर खून से लथपथ हो जाएगा, फिजियो ने कहा। ऐसा लगता है कि हमें वही योजना शुरू करनी होगी जो हमने पहले तय की थी। झूमेंग ने भुएं चढ़ा दी। काउंसिलमैन, यह बहुत जोखिम भरा है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम ज़ॉम्बी के बीच फंस जाएंगे, सलाहकार ने विरोध किया। सलाहकार झूम, जब तक मैं झूमेंग इस शहर में हूं, मैं एक भी ज़ॉम्बी को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं दूंगा। हमारे पास आक्रमण से बचाव के लिए पर्याप्त लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज़ॉम्बी जनरल को मारने का मौका है। झूमेंग ने नेक वादा किया। झूमेंग देश के मैजिक एसोसिएशन में सर्वोच्च पद पर क्यों बैठे थे? इसका कारण यह नहीं था कि उन पर कई प्रसिद्ध परिवारों का नियंत्रण था या उन्हें पर्दे के पीछे कई गुटों का समर्थन प्राप्त था, बल्कि इसलिए कि वो हर आपदा के दौरान हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व करते थे। यह कुछ ऐसा था जिसे अधिकारी उच्च अधिकारियों के बीच बैठकों में अपनी कुर्सियों पर बैठकर कागज पर ऐसी रणनीतियों के बारे में बात करते हुए दोहराते रहे जो कभी नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी निर्भीकता से अपना वर्तमान स्थान सुरक्षित कर लिया था। बिल्कुल नहीं, यह काम नहीं करेगा। यदि योजना विफल हो गई तो दीवारों की कमान कौन संभालेगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। सलाहकार झू निश्चित रूप से उनके जीवन को खतरे में डालने के विचार के खिलाफ थे। काउंसिलमैन झूमेंग को अपने लोगों का नेतृत्व करना पसंद था, फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वह सिर्फ इसलिए कि वह एक काउंसिलमैन था बाकी सभी को खतरे में डाल सकता था। तो आपको क्या लगता है कि हम प्रेत तनाशाह सम्राट के हमलों को कैसे रोकेंगे? बदले में झूमेंग ने पूछा। हम एक लेकर आएंगे, झूमेंग ने कहा। वे 1 घंटे से भी कम समय में 3 किलोमीटर से भी कम दूर होंगे। मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ। सलाहकार झू का समझौता करने का कोई वादा नहीं था। क्या होगा अगर मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं? इकट्ठे हुए मैजिशियनों के बीच काले फर कोट और तीखी मोहों वाला एक आदमी फीकी लेकिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। बाकी लोगों की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी।
हंटर यूनियन के कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया, जिससे वो आश्चर्यचकित रह गए। आदर्श ने उस आदमी पर नजर डाली और उसे लगा कि वह बहुत परिचित था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: सीनियर हंटर। एक सीनियर हंटर? ओह सीनियर हंटर, आप प्राचीन राजधानी में कब आए? यह कौन है? आप उसे सीनियर हंटर क्यों कह रहे हैं? मैजिक एसोसिएशन के किसी व्यक्ति ने एक हंटर को अपनी ओर धकेला। आप सीनियर हंटर जियान को नहीं जानते? वह जियान रैंकिंग का एक्सपर्ट है, हंटर ने प्रशंसा के संकेत के साथ उत्तर दिया। आदर्श को पता था कि वह व्यक्ति कौन था। वह मदर स्केल स्किन फैंटम यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के ऑडिटोरियम में अराजकता फैला रहा था। तो यह वही व्यक्ति था जो बड़े सींगों वाले नीले प्राणी पर सवार होकर आकाश से नीचे आया था। उसे पूरी तरह याद था कि यह दृश्य कितना भयानक था। इस बीच उनके अधीनस्थ चमड़े के जैकेट पहने एक महिला पुरुष था जो किसी तरह हीरो हंटर एजेंसी से संबंधित था। चुटकी हमेशा उसे नान कहकर बुलाती थी। आदर्श ने इधर उधर नजर दौड़ाई और नान को देखा, जो एक महिला की तरह पतली थी और हल्की नीली जैकेट पहने हुई थी। वह सीनियर हंटर जियान के बाद सुर्खियों में नहीं आई, बल्कि आदर्श के पास गई और मुस्कुराई। तो क्या आप डीमन बिस्टो को मारते मारते थक गए हैं? तो क्या आप इसके बजाय ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करने आए हैं? आदर्श ने कंधे उचकाए और कहा, मैंने यहाँ प्राचीन राजधानी में इतने सारे परिचित चेहरों से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, चूंकि ज़ॉम्बी यहाँ अराजकता फैला रहे हैं, तो क्या आपने नहीं सोचा था कि हम कुछ लोग जो दूसरे लोगों के व्यवसाय में अपनी नाक घुसाना पसंद करते हैं, वे भी यहाँ होंगे? नान ने हंसते हुए कहा। आदर्श ने नान के साथ बातचीत नहीं की, बल्कि उसकी नजर सीनियर हंटर जियान पर टिकी। वह बहुत समय पहले इस सम्मानित सीनियर हंटर से मिला था, फिर भी उसने कभी उसकी असली ताकत नहीं देखी थी। दीवारों की रक्षा के लिए इस आगामी लड़ाई में संभवतः उसके पास ऐसा करने का मौका होगा। जैसा कि अपेक्षित था, सीनियर हंटर जियान बहुत प्रभावशाली थे। सलाहकार झू, जिन्होंने यहाँ के नेताओं के जीवन को खतरे में ना डालने का दृढ़ता से जोर दिया था। जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो उन्हें आराम महसूस हुआ। आप सही समय पर आए, झूमेंग ने जियान का स्वागत करते हुए कहा। अगर मुझे पता होता कि गैदरिंग सिग्नल प्रसिद्ध सीनियर हंटर जियान को यहाँ बुलाएगा, तो मैं बस अपने प्लांट एलिमेंट को छोड़ दूंगा और इसके बजाय अपने लाइट एंड एलिमेंट पर ध्यान केंद्रित करूंगा। प्रशिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, सलाहकार झू, मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि ज़ॉम्बी शासक के खिलाफ लड़ाई के दौरान हर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम हमारे जीतने की संभावना अब अधिक है। कम से कम मैं उनमें से कुछ को जीवित वापस लाऊंगा। डार्क एबिस प्रकट हो गया है और फैंटम तानाशाह सम्राट डार्क एबिस के अंदर ज़ॉम्बी को आदेश दे रहा है। यदि हम इसे तुरंत नहीं मारते हैं तो अधिक योद्धा स्तर और कमांडर स्तर के ज़ॉम्बी व्यक्ति जाग जाएंगे। यह बस उत्तरी दीवारों में खुले एक विशाल छेद को तोड़ देगा। सीनियर हंटर जियान ने कड़ी नजर से सीधे विषयों पर बात की। आपके साथ यहाँ सलाहकार जू ने अंत में समझौता किया। यह सच था कि वह 1 घंटे के भीतर किसी स्थिति को हल करने का कोई अन्य तरीका नहीं खोज सका। उसके पास उस रणनीति पर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उन्होंने पहले तैयार की थी। ठीक है, हमारे यहाँ पर्याप्त सुपर मैजिशियन है, अब लोगों को आवंटित करने का समय आ गया है, फिजियो ने कहा। फैंटम तानाशाह सम्राट के पास कंकाल जनरलों, ज़ॉम्बी जनरलों और फैंटम जनरलों का एक समूह है जो इसकी रक्षा कर रहा है। कंकाल जनरल और ज़ॉम्बी जनरल हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से अपना रास्ता बना सकते हैं, लेकिन कमांडर स्तर के भूत अधिकारियों के नेतृत्व में
सफेद शांत भूत हमारे लिए बड़ी परेशानी होंगे यदि उनकी संख्या बहुत अधिक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ हम में से किसी का भी ब्लेसिंग एलिमेंट पर उतना कंट्रोल है, लूजू ने कहा। प्रेत तानाशाह सम्राट को खत्म करने में यही हमारा सबसे बड़ा खतरा है। किसी भी तरह हमें अभी भी प्राणी को खत्म करना होगा। हमारी मूल योजना में यह योजना का सबसे कठिन हिस्सा है, लेकिन झूमेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। काउंसिलमैन झूमेंग ने पलटकर उन 40 मैजिशियन पर नजर डाली जिन्होंने युद्ध में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हर कोई, मुझे खेद है लेकिन स्थिति हमारे द्वारा पहले वर्णित की तुलना में बहुत खराब है। प्रेत तानाशाह सम्राट को खत्म करने के लिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता होगी। बेशक हम सुपर मैजिशियन फैंटम तानाशाह सम्राट को संभाल लेंगे। हमें केवल सबसे बड़े खतरे से छुटकारा पाने के लिए आपकी जरूरत है। व्हाइट घोस्ट अधिकारी और उनके आदेश के तहत ब्लैक घोस्ट अधिकारी, काउंसिलमैन झूमेंग ने कहा। समूह चुप रहा। सच तो यह था कि उन्होंने नेताओं के बीच की बातचीत काफी साफ साफ सुनी थी। हालांकि शहर के बाहर जाना और ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ लड़ना दीवारों की रक्षा करने से बिल्कुल अलग कहानी थी। यह संभवतः एक तरफा यात्रा होगी। हर कोई, यहां हमारा ऑपरेशन बिल्कुल योजनाबद्ध है। यदि यह तथ्य नहीं होता कि उपलब्ध प्रत्येक सैनिकों को दीवारों की सुरक्षा के लिए आवंटित किया गया होता तो हम सभी को 4 गैदरिंग सिग्नल के साथ यहां इकट्ठा नहीं कर रहे होते। चिंता न करें, आप कमांडर स्तर के प्राणियों से नहीं लड़ेंगे, ना ही आपसे योद्धा स्तर के प्राणियों के झुंड से लड़ने के लिए कहा जा रहा है। आपको बस लाइट फॉर्मेशन पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे काम करें ताकि हम सफेद शांत भूतों की मानसिक गड़बड़ी से अपना बचाव कर सके, कमांडर ने विस्तार से बताया जब उसने मैजिशियनों की झिझक देखी। काउंसिलमैन झूमेंग वहां अग्रिम पंक्ति में लड़ने जा रहे हैं। अब हम कैसे पीछे हट सकते हैं? एक सेनानिवृत्त पेटल मैजिशियन ने आगे बढ़कर कहा। शहर की दीवारों के पीछे स्थित है जहां मेरे माता पिता और परिवार है, इसलिए कृपया मुझे इसमें शामिल करें। मुझे इतना महत्वपूर्ण काम किसी और के हाथों में छोड़ने का मन नहीं है। चेहरे पर चोट के निशान वाले एक हंटर ने साहसपूर्वक आगे बढ़ते हुए कहा। छात्र सबसे अधिक भावुक थे क्योंकि सुपर मैजिशियनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना उनके लिए बहुत बड़ा गौरव माना जाता था। उनमें से कई ने तुरंत साइन अप कर लिया। मैं भी शामिल हो रहा हूं। अगर मैं पीछे हटना चाहता तो सिग्नल देखकर ही ऐसा कर लेता। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। लीडर ने अपने नेतृत्व में छात्रों पर नजर डाली। वह उनकी राय पूछने ही वाला था कि तभी जियांग, जो योगदान देना चाहता था, और कायरा, जो एक काफी धर्मी थी, ने लड़ाई के लिए स्वेच्छा से भाग लेने का निर्णय किया। कुणाल भी शामिल होने का निर्णय लेने से पहले कुछ समय के लिए झिझका। दूसरी ओर सुंदर छात्रा कुछ नहीं बोली। ऐसा लग रहा था कि उसका अपनी जान जोखिम में डालने का कोई इरादा नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसमें वे किसी को भी भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। हेमंत ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस व्यक्ति के कंधे को थपथपाया और संकेत दिया कि अगर वह ऑपरेशन में शामिल नहीं होना चाहता तो वह जगह छोड़ दे। लीडर, आप कैसे हैं? कायरा ने पूछा। मैंने आपके शिक्षक से आपकी देखभाल करने का वादा किया था। मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। लीडर मुस्कुराया। कितना मेहनती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे शिक्षक अभी भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। जियांग ने मजाक उड़ाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने शब्दों का पक्का आदमी हूं। लीडर ने इसके बजाय आदर्श पर नजर डाली। आदर्श ने कंधे उचकाए और कहा, मैं यहाँ छुट्टियों पर आया हूं, इसलिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सचमुच आदर्श? कायरा ने निराश होकर कहा। आदर्श ने आगे कुछ नहीं कहा। वह दुनिया को बचाने के लिए बाध्य नहीं था। इसके अलावा भले ही दीवारों की सुरक्षा मैजिशियनों द्वारा की गई थी,
फिर भी उन्हें यहाँ अधिक सहायता की आवश्यकता होगी। एक मैजिशियन के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए यह उनके लिए पर्याप्त था। वह इस जोखिम भरे ऑपरेशन को उन लोगों पर छोड़ देंगे जो अपनी जान जोखिम में डालकर योगदान देने और देश की रक्षा करने के लिए काफी जुनूनी थे। मैंने सोचा था कि तुम प्रभावशाली हो, लेकिन फिर भी तुम कायर हो। तुम मैजिशियन कहलाने के योग्य नहीं हो, जियांग ने कहा, मानो वह अचानक आदर्श से श्रेष्ठ हो गया हो। गधे, यदि आप एक और शब्द कहे तो इससे पहले कि ज़ॉम्बी आपकी आंतों को खोदकर बाहर निकाल दे, मुझे बुराई को दूर भगाने के लिए दीवारों पर अपना सिर लटकाने में कोई आपत्ति नहीं है। आदर्श ने जियांग पर बेरुखी से थूकते हुए कहा। ठीक है, हर कोई अपनी पसंद खुद बना सकते हैं, लीडर ने हस्तक्षेप किया। इस बीच नान, जो एक तरफ खड़ी थी, ने एक अजीब हंसी निकाली। आप किस पर हंस रही हो? जियांग ने कहा। उसका चेहरा रंगीन था। नान हंसती रही। थोड़ी देर के बाद उसने अंततः जियांग से कहा, अरे फैटी, जिस आदमी को तुमने अभी अभी कायर कहकर डांटा था ना, अगर हर कोई तुम पर थूकता है तो यह तुम्हें रोलिंग वेव स्पिल की तरह लुढ़काने के लिए पर्याप्त होगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।